मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी द परफेक्ट मर्डर। कल्याण रेलवे स्टेशन पर उस दोपहर रोजाना से ज्यादा भीड़ थी। शायद लोनावला में कोई सरकारी नौकरी का भर्ती इम्तिहान था। प्लेटफॉर्म की बेंच पर, वेटिंग रूम में, डिस्प्ले बोर्ड के इर्द गिर्द जहां देखो नौजवान चेहरे दिखाई दे रहे थे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1127 चेन्नई मेल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया पटरियों पर न उतरें, पुल द्वारा ही प्लेटफॉर्म क्रॉस करें। धन्यवाद। अनाउंसमेंट होते ही लोग फटाफट पटरियों पर उतर गए और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी चेन्नई मेल में चढ़ने लगे। मुंबई से चेन्नई जाने वाली इस लंबी दूरी की ट्रेन में अभी तक सिर्फ रिजर्व टिकट वाले यात्री थे, लेकिन रूट में लोनावला होने की वजह से अनरिजर्व टिकट वाले लोग भी चढ़ने लगे। स्लीपर डिब्बे के गेट पर 5-5 लोग फंसे हुए थे। भीड़ का हाल ये था कि कुछ रिजर्व टिकट वाले भी ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे थे। एसी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का माहौल अलग था। वहाँ खामोश कंपार्टमेंट की लाल गद्दी वाली चौड़ी सीटों पर यात्री आराम से बैठे गाड़ी के चलने का इंतजार कर रहे थे। कंपार्टमेंट नंबर A3 में विंडो के आमने सामने की 2 सीटों में से एक पर बैठे थे अमरीश अस्थाना। उम्र यही कोई 55-60 के आसपास। चेहरा भरा हुआ, जिस पर करीने से ऊपर घूमती हुई घनी मूछें थीं। पेट जरा निकला हुआ और कलाई के पास खरोंच का एक पुराना निशान था। सफेद कमीज पर बादामी सदरी पहने हुए अमरीश अस्थाना रिटायर्ड क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर थे। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। अस्थाना साहब खिड़की के शीशे से बाहर प्लेटफॉर्म पर हड़बड़ाए हुए चेहरों को हिकारत से देख रहे थे। कहाँ से आ जाते हैं, ब्लडी नॉनसेंस। वो अंग्रेजी अखबार का पन्ना पलटते हुए बड़बड़ाए। उस लग्जरी कंपार्टमेंट में सिर्फ 4 लोगों के बैठने का इंतजाम था। हालांकि बाकी 3 लोगों का भी अता पता नहीं था। कुछ ही देर में ट्रेन ने खिसकना शुरू कर दिया और प्लेटफॉर्म से आती वो हल्की आवाजें और हल्की होती चली गईं। अस्थाना साहब ने सीट के किनारे लगे होल्डर पर फंसी पानी की बोतल निकाली और 2 घूंट पीकर खिड़की से बाहर देखने लगे। कल्याण रेलवे स्टेशन के आउटर पर खड़े खराब इंजन, कुछ पुराने रेल के डिब्बे, रेलवे कॉलोनी की वो सीखचों वाली बाउंड्री दिख रही थी। बीच बीच में क्रॉसिंग पर रेल के गुजर जाने का इंतजार करती टैक्सी और मोटरसाइकिलें भी खड़ी थीं। तभी उस कंपार्टमेंट का दरवाजा किसी ने स्लाइड किया तो अस्थाना साहब ने चौंक कर देखा। हेलो, एक 40-45 की उम्र वाले शख्स ने कहा तो अस्थाना साहब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। हरी और सलेटी धारियों वाली कॉलरदार टी शर्ट और ढीली जीन्स पहने उस शख्स के पास पहियों वाला ट्रॉली बैग था। उसे खींचते हुए वह अस्थाना साहब की सीट के ठीक सामने वाली सीट के पास लाया और नीचे खिसका दी। एक गहरी सांस लेते हुए वो बैठ गया। फिर कंधे पर टंगे बैग को उतारा और उसमें से कुछ कागज और एक पेन निकालकर उन पर शॉर्ट हैंड में कुछ लिखने लगा। अस्थाना साहब उस शख्स को कुछ ज्यादा ही गौर से देख रहे थे, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। तभी उन्होंने देखा वो शख्स पेन को उलट पलट कर देख रहा था। शायद पेन रुक रुक कर चल रहा था। वो अपने कागजों को उलट पुलट कर कोई खराब कागज ढूंढने लगा ताकि उस पर पेन चलाकर ठीक कर सके। इस पर ट्राई कीजिए। अस्थाना साहब ने अखबार उसकी तरफ बढ़ा दिया। ओह थैंक यू, कह के वो मुस्कुराया और अखबार पर पेन से कुछ लिखने की कोशिश करने लगा। कलम अब भी रुक रुक कर चल रहा था। लाइए, मुझे दीजिए। अस्थाना साहब ने हाथ बढ़ाकर कलम और अखबार मांगा और फिर कलम दाएं हाथ में पकड़कर जोर से झटकने लगे। फिर अखबार पर कुछ लिखते हुए बोले, लीजिए, ये चलने लगा। तजुर्बा ही आखिरकार काम आता है। कह के गर्व से हंसते हुए उन्होंने कलम वापस लिया और काम में उलझ गए। अस्थाना साहब फिर से उस शख्स को गौर से देखने लगे। ट्रेन शहर क्रॉस कर चुकी थी। खिड़की से दूर तक हरे भरे खेत, पगडंडियां और फैला हुआ आसमान दिख रहा था। तो कब आए ओमान से? अस्थाना साहब ने इस बार चेहरे पर शरारत भरे अंदाज में पूछा तो वो हड़बड़ा गया। जी, आप पहचानते हैं मुझे? आपको किससे पता कि? उसने कागज किनारे रखते हुए पूछा तो अस्थाना साहब बोले, आपके अटैची पे एयरपोर्ट के ट्रैवल टैग ने बता दिया। ओह आई सी,
उस शख्स ने सीट के नीचे से बाहर झांकती हुई ट्रॉली बैग को अंदर खिसकाते हुए कहा और फिर कुछ मुस्कुरा कर बोला, यू स्मार्ट मिस्टर अस्थाना। इस बार अस्थाना साहब के चेहरे पे हैरानी आई। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? तभी मैं कहूँ कि आपको देखा जरूर है, अस्थाना साहब ने हड़बड़ाई हुई बेचैन आवाज में पूछा तो वो शख्स मुस्कुराया और अखबार की तरफ इशारा करते हुए बोला, 99% लोग पेन चलाने की कोशिश करते टाइम अपना ही नाम लिखते हैं। ओह। अस्थाना साहब मुस्कुराए तो उस शख्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, विकास यादव, ओमान में बिजनेस करता हूँ। ऑफिशियल ट्रिप पे आया था, पुणे से वापसी की फ्लाइट है। ओह अच्छा। अस्थाना साहब ने हाथ थामते हुए कहा, अमरीश अस्थाना, एज यू नो, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट एंड रिटायर्ड प्रोफेसर, कल्याण कॉलेज। अमरीश अस्थाना। विकास ने अस्थाना साहब का हाथ पकड़े पकड़े नाम दोहराया। आप वही क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट तो नहीं जिन्होंने वो किताब लिखी है, द परफेक्ट मर्डर? इज दैट यू? अस्थाना साहब ने फख्र से चेहरा हिलाते हुए कहा, जी हाँ। आपने पढ़ी है? नहीं, मैंने पढ़ी तो नहीं, विकास ने जवाब दिया, लेकिन बड़ा जिक्र सुना है उसका। एक आदमी जिसकी बीवी का अफेयर किसी दूसरे शख्स से हो जाता है और फिर वो आदमी बड़ी चालाकी से उस शख्स का कत्ल कर देता है। इसी बारे में है ना? अस्थाना साहब अपनी बादामी सदरी ठीक करते हुए जरा पीछे खिसके और हाँ में सर हिला दिया। ओह ग्रेट टू मीट यू, विकास ने हिचकिचाते हुए कहा। एक्चुअली मैं थ्रिलर नॉवेल्स का बहुत शौकीन हूँ। इनफैक्ट मैं खुद अपना पहला थ्रिलर लिखने वाला हूँ। स्टुअर्ट मैकब्राइड, जेम्स पैटरसन, द मर्डर हाउस वाले, और हाँ वो निकी फ्रेंच, इन सबको खूब पढ़ा है। मेरे एक दोस्त ने आपकी किताब सजेस्ट भी की थी लेकिन मौका नहीं लगा। बाय द वे, आपको पता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो कहानी मेरी असली जिंदगी की कहानी है? अस्थाना साहब ने उसकी बात काटते हुए इत्मीनान से कहा, मैं जानता हूँ, मैंने अपनी बीवी के उस आशिक का कत्ल कर दिया और इस परफेक्शन से किया कि आज तक उस केस को कोई क्रैक नहीं कर पाया। यही कहते हैं ना? विकास अपनी सीट पर जरा पीछे खिसकता हुआ बोला, हाँ लेकिन आप क्या कहते हैं? मैं कुछ नहीं कहता, खामोश रहता हूँ, लेकिन इनकार भी नहीं करता। देखिए विकास साहब, मेरा एक मानना है, वो किसी फिलोसोफर की तरह बोले, करप्शन हो या कत्ल, अगर करने वाला इस परफेक्शन से कर रहा है कि उसका पकड़ा जाना नामुमकिन हो तो मैं तो इसको उसका टैलेंट कहता हूँ। अस्थाना साहब पूरे जोश में आ गए थे, पैर पे पैर रख के बोले, अबे इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, डिटेक्टिव हैं, कोई इतने लोगों को फेल कर सकता है तो ये तो आर्ट है ना। यानी ये किताब सच है? विकास ने कहा तो उसकी बात काटते हुए वो बोले, अब सच है या झूठ इसका फैसला लोग करें, आप करें। फिर सीट पर रखे बैग से एक किताब निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, पढ़िए इसे और बताइए ये परफेक्ट मर्डर है या नहीं। कहते हुए अस्थाना साहब ने मुस्कुराकर वो किताब विकास की तरफ बढ़ा दी। विकास उस किताब को उलटने पलटने लगा जिसके काले रंग के कवर पर एक खून से सना चाकू बना था और पीछे एक लाश थी। सुनहरे रंग से किताब का नाम लिखा था, द परफेक्ट मर्डर। नीचे लेखक का नाम था अमरीश अस्थाना। विकास ने कुछ देर किताब को देखा और मुस्कुराकर कहा, अस्थाना साहब, आई एम श्योर किताब बहुत अच्छी होगी, लेकिन थ्रिलर नॉवेल्स का रीडर होने के नाते एक चीज कह सकता हूँ, नो मर्डर इज परफेक्ट। नहीं 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 नहीं, अस्थाना साहब बोले, जैसे मैंने इस किताब में लिखा है वो परफेक्ट ही है, उससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता था मर्डर का। मैं नहीं मानता, विकास ने कहा तो अस्थाना साहब की त्योरियां चढ़ गईं। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़े ही थे कि दरवाजे पर आहट हुई। गेट स्लाइड हुआ तो हाथ में लिस्ट लिए टीटी खड़ा था। काला कोट पहने टीटी लिस्ट पर टिक करते हुए बोला, अमरीश अस्थाना? जी मैं हूँ, अस्थाना साहब ने कहा तो टीटी विकास की तरफ देखकर लिस्ट में नाम ढूंढते हुए बुदबुदाया, ओके, आणि तुझे नाव है विकास यादव। विकास ने अपना नाम बताया तो उसने लिस्ट में रखे नाम के आगे टिक लगाते हुए आईडी कार्ड के बारे में पूछा। आपल्याकडे आईडी कार्ड है? विकास ने जेब में हाथ डाला तो वो बोला, ना रखे रहिए, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। कहते हुए टीटी ने बाहर जाकर वापस गेट स्लाइड कर दिया। विकास ने अस्थाना साहब के चेहरे पर नजर डाली तो वो उसे इस तरह देख रहे थे जैसे उनके मन में कोई ख्याल गूंज रहा हो। व्हाट हैपेंड? विकास ने मुस्कुराकर पूछा तो वो वापस सीट पर खिसके और एक ढीला हाथ अपने घुटने पर मारते हुए बोले, विकास साहब, चलिए खेल खेलते हैं। खेलेंगे? विकास ने मुस्कुराकर पूछा। खेल? कैसा खेल? अस्थाना साहब ने विकास से किताब वापस लेते हुए कहा, वो आप कह रहे थे ना, नो मर्डर इज परफेक्ट, तो चलिए मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, द परफेक्ट मर्डर। सुनिए और फिर बताइए कि मर्डर परफेक्ट था कि नहीं।
और अगर नहीं था तो आप लिखते तो कैसे लिखते? कुछ देर विकास ने उनकी तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर बोला, अगर आप वाकई मुझे क्रिटिक बनाना चाहते हैं तो चलिए ठीक है सुनते हैं। ट्रेन करजत रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। स्टेशन के आउटर पर सर पर सफ़ेद खड़ी टोपी लगाए लोग दिखने लगे थे। कंपार्टमेंट में बाहर से आती आवाज़ें तेज़ हो रही थीं और उस सीट के आमने सामने बैठे दो अजनबी मुसाफिरों की बातें दिलचस्प होती जा रही थीं। वो नहीं जानते थे कि जो खेल वो खेलने जा रहे थे उसके नतीजे कितने खतरनाक होने वाले थे। करजत रेलवे स्टेशन पर चाय और पानी की बोतलें बेचने वालों की आवाज़ें गूंज रही थीं, लेकिन A3 कंपार्टमेंट में एक सनसनीखेज खामोशी थी। काले रंग के कवर वाली वो किताब विकास के हाथ में थी। अस्थाना साहब अपनी घनी मूंछों को ताव देते हुए बोले, तो विकास जी शुरू करें। विकास ने मुस्कुराकर पीछे खिसकते हुए पैर पर पैर रखा, हाथ से इशारा करते हुए कहा, बिल्कुल। अस्थाना साहब बोले, ये कहानी मैंने फर्स्ट पर्सन में लिखी है, यानी लेखक ही हीरो है, इसलिए मैं कह के ही लिखी है, वैसे ही सुनाता हूँ। विकास ने हाँ में सर हिलाया और अस्थाना साहब की आंखों में गौर से देखने लगा। उन्होंने बोलना शुरू किया, 7 अरब चेहरों की इस दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि यहाँ कुछ मुफ्त नहीं है। रोटी का हर निवाला, नर्म बिस्तर की हर करवट, आराम की हर मुस्कुराहट कमानी पड़ती है। अक्सर इस रास्ते पे ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ धोखा, बेईमानी, झूठ ज़रूरत बन जाता है। मैं 7 अरब की उस गुमनाम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने हमेशा दिल से नहीं दिमाग से काम लिया, और यही वजह है कि शहर के कामयाब लोगों में हमेशा मेरा शुमार होता था। मेरे कई कारोबार थे, प्रॉपर्टी बिजनेस, फिशरीज, गाड़ियों की खरीद फरोख्त और एक बड़ा पोल्ट्री फार्म भी। सब कुछ था, इज्जत, दौलत, कामयाबी और एक चाहने वाली बीवी भी। सुचित्रा नाम था उसका। विकास ने देखा कि सुचित्रा का नाम आते ही अस्थाना साहब के चेहरे के तासुरात बदले। वो अपनी लिखी कहानी में ऐसे खो गए जैसे सुचित्रा का किरदार उनकी असल बीवी का किरदार हो। उन्होंने आगे कहा, मैंने सुचित्रा को जिंदगी की हर खुशी दी, गाड़ियां, नौकर चाकर, हर ऐशो आराम की सहूलियत, लेकिन मैं कहाँ जानता था कि उसे दी हुई ये ऐशो आराम की जिंदगी खुद मेरे लिए ही धोखा बन जाएगी। उन दिनों मैं फिशरीज बिजनेस में नया नया उतरा था, इसलिए ज़्यादातर वक्त या तो पार्टनर्स के साथ मीटिंग में या फिर समंदर में फिशिंग बोट पे गुजरता था। सुचित्रा ज़्यादातर वक्त घर पे ही रहती थी। एक रात मैं घर लौटा तो मैंने देखा गुलाबी जोड़े में सजी संवरी सुचित्रा आईने के सामने उदास बैठी थी। क्या हुआ, तुम सोए नहीं अभी तक? मैंने टाई की नोट ढीली करते हुए पूछा तो वो बिना पलटे हुए उदास रुख से बोली, सोना नहीं चाहती, सोऊंगी तो फिर सुबह हो जाएगी और फिर एक पहाड़ जैसा लंबा दिन काटना पड़ेगा। देखो सुचित्रा, मैं फिर से वो बहस शुरू नहीं करना चाहता, मैंने हल्के गुस्से में कहा। मैं जानता हूँ तुम घुमा फिरा के बात वहीं लाओगी, लेकिन मैं कह चुका हूँ कि तुम काम नहीं करोगी, मैंने कुर्सी पे बैठ के जूते उतारते हुए कहा। आखिर जरूरत क्या है तुमको काम करने की? किस चीज की कमी है तुम्हें? कमी? उसने पलट के कहा तो उसकी आंखों में आंसू थे। है क्या मेरी जिंदगी में सिवाय इस महल में बैठ के तुम्हारा इंतजार करने के? यार क्यों करती हो मेरा इंतजार तुम? मैंने झुंझला के उसके करीब जाके कहा। मुझे काम करना होता है। मैं बातचीत को खींचना नहीं चाहता था। उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, देखो सुचित्रा, तुम ज्यादा सोचती हो इसीलिए ऐसे उदास ख्याल आते हैं, घूमा फिरा करो। फिर उसके चेहरे से बालों की लटें हटाते हुए कहा, और अब तो तुम्हारी वो कॉलेज की सहेली, क्या नाम है उसका, अफसाना खान, वो भी तो इसी शहर में आ गई है, उसके साथ मार्केट जाया करो। तुम बता रही थी कि वो घर पे गिटार का ट्यूशन लेती है, तुम भी गिटार सीख लो। अरे बहुत कुछ है करने को भाई, मैं कल ही किसी को बोलता हूँ म्यूजिक टीचर के लिए। ओके चलो रोना बंद करो यार, मैंने कहा तो सुचित्रा की आंखों से बहते आंसू थमने लगे। अगले दिन मैंने अपने मैनेजर से एक म्यूजिक टीचर अरेंज करने के लिए कह दिया। वो 2 दिन बाद ही घर पे आ भी गया, लेकिन जब तक वो घर आया मुझे पता चला कि सुचित्रा ने खुद ही एक म्यूजिक टीचर बुला लिया था। विक्की नाम है इसका। सुचित्रा ने एक शाम उसका तारुफ मुझसे कराते हुए कहा, मेरे कॉलेज का जूनियर है, ये अफसाना को भी सिखाता है, अब से मुझे भी सिखाएगा। अच्छा, हेलो विक्की, हाउ आर यू? मैंने कहा तो वो मुस्कुरा के बोला, आई एम फाइन सर। तो कब से गिटार बजा रहे हो? मैंने उससे पूछा तो बोला, सर 4 साल से, वैसे मैं पार्ट टाइम डीजे भी ऑर्गेनाइज करता हूँ। इनकेस कभी आपको। विक्की मुझसे काफ़ी यंग था,
बल्कि सुचित्रा से भी शायद 4-5 साल छोटा ही होगा। दुबला पतला जिस्म था, घुंघराले लटकते हुए बाल, चेहरे पे हल्की दाढ़ी और एक खिली हुई मुस्कुराहट। अस्थाना साहब सूप लेंगे आप? ट्रेन की धड़धड़ाहट के बीच विकास की आवाज़ से अस्थाना साहब का ध्यान टूटा। दरवाजे पर वेटर टोमेटो सूप लिए खड़ा था। नहीं नहीं, मैं सूप नहीं पीता, उन्होंने कहा तो विकास ने सिर्फ एक कप अपने लिए लिया और हाथ में लेकर बैठ गया। ट्रेन की रफ्तार तेज थी। खिड़की से बाहर का मौसम बदला हुआ लग रहा था। बारिश की छोटी छोटी बूंदें खिड़की के शीशे पर आकर नीचे फिसल रही थीं। विकास ने सूप की चुस्की लेते हुए कहा, तो विकी के आने से क्या बदला? सब कुछ बदल गया, अस्थाना साहब ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। विक्की के आ जाने से सुचित्रा काफ़ी चेंज हो गई थी। मैं जब ऑफिस या पोल्ट्री फार्म से लौटता तो अब सुचित्रा के चेहरे पे बोरियत और उदासी नहीं होती थी, वो बड़ी खुश लगती थी। एक शाम मैं घर पहुंचा तो विक्की की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं गेस्ट रूम के पास पहुंचा तो सुचित्रा और विक्की गिटार लिए बैठे थे। उन दोनों के चेहरे पे एक अजीब सी शोखी थी। वो लोग जिस तरह मुस्कुरा रहे थे, उनकी बातें गिटार के बारे में तो नहीं लग रही थी। मुझे देखते ही दोनों सकपक आ गए। मैंने एक नाराज़ नज़र डाली और वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से मैंने सुचित्रा पे ख़ास नज़र रखनी शुरू कर दी। उसके ड्राइवर को भी कह दिया था कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, इसकी पूरी रिपोर्ट मुझको चाहिए। तो कहाँ तक पहुँची तुम्हारी गिटार ट्रेनिंग? अब मैं घर में आते ये सवाल करता तो वो घबरा जाती थी। हाँ, अब अच्छी चल रही है, सीख रही हूँ अभी तो। लाइए कोट दीजिए, चलिए खाना लगा दिया है। विक्की का जिक्र आते ही उसकी आवाज़ ऐसे लड़खड़ाने लगती थी। खैर वक्त गुजरता रहा। एक दोपहर में पोल्ट्री फार्म में था और फार्म का घेराव करने वाली तार की बनी उन जालियों का मुआयना कर रहा था। मेरे पास सुचित्रा का फ़ोन आया। सुनिए, वो अफसाना की बेटी का बर्थडे फ्राइडे को, तो अरेंजमेंट के लिए कुछ सामान वगैरह लेने जा रही है। वो चाहती मैं भी साथ चलूं। मैंने कुछ सोचा और कहा, हाँ तो हो आओ, जाओ जाओ। वो बोली ठीक है। सुनो, इससे पहले कि वो फ़ोन रखे मैंने अपना दांव खेला। फ्राइडे को तो मैं भी फ्री हूँ, मैं भी चलूँगा पार्टी में। अचानक उसकी आवाज़ रुक गई, फिर संभलते हुए बोली, हाँ चलिए ना, अफसाना के हस्बैंड तौकीर भाई भी आपको अक्सर पूछते हैं। मैं और अफसाना इतनी पुरानी दोस्त हैं, कम से कम आपको एक बार तौकीर भाई से मिलना चाहिए। ठीक है, जाओ हो आओ मार्केट, जल्दी लौटना। महेश चिकन वायर बदलो, इस जाली के तार जगह जगह से टूटे हैं। मैं सुचित्रा से बात करते करते ही पास खड़े पोल्ट्री फार्म के अटेंडेंट से बात करने लग गया। सुचित्रा ने फ़ोन रख दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका पति यानी मैं उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकता हूँ। बिल्कुल वही हुआ जिसका मुझको शक था। शाम को जब सुचित्रा के ड्राइवर ने मुझको फ़ोन किया तो उसने बताया, साहब मैंने सुचित्रा मैडम और अफसाना मैडम को मॉल के गेट पे छोड़ दिया था और मैं सामने गाड़ी में इंतज़ार कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जब सुचित्रा मैडम मॉल से निकली तो पीछे वो घुंघराले बाल वाला विक्की भी था। चेन्नई मेल अभी लोनावला रेलवे स्टेशन से कुछ दूर थी, लेकिन दूर तक खूबसूरत वादियां दिखाई देने लगी थीं। खिड़की से दूर तक ऊंचे ऊंचे सब्ज पहाड़ों से लिपटी हरियाली दिखाई दे रही थी। तो यानी आपके हीरो का शक सही था? विकास यादव, जो पैर पे पैर रखे अस्थाना साहब की कहानी सुन रहा था, पैर बदलते हुए बोला, हाँ बिल्कुल सही था। अस्थाना साहब ने खिड़की की तरफ नज़र डालते हुए कहा, और इस बात की तस्दीक उस रोज़ हो गई जब उसको इस बात का पहला सबूत मिला। उन्होंने किताब पे एक नज़र डाली और कहानी आगे पढ़ी। दिवाली से एक दिन पहले की बात है। दोपहर के वक्त मैं अपने कमरे में रॉकिंग चेयर पे बैठा कंपनी के कागजात चेक कर रहा था। मेरे नौकर ने दरवाज़ा नॉक किया। उसने अंदर आके एक मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, सर एक लड़का आया था गेट पे, कह रहा था कि मालिक अपना फ़ोन भूल गया उसके घर पे। मैंने फ़ोन देखा तो वो फ़ोन सुचित्रा का था। मैं समझ गया कि उसने शायद मालकिन कहा होगा। ठीक है यार, रख दो और जाओ। उसके जाते ही मैंने जल्दी से फ़ोन चेक किया तो उस पर 39 मिस्ड कॉल थी। सुचित्रा ने वो नंबर जानबूझ के सेव नहीं किया था। मैंने अपने नंबर से उस नंबर पे कॉल की। हेलो, कौन बोल रहा है? मैंने पूछा तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं विकी, आप कौन? हेलो। उस पल मेरे जिस्म में चिंगारियां दौड़ रही थीं। एक सैलाब था जो मैं अपनी रगों में महसूस कर रहा था। कहानी सुनाते हुए उस एसी कंपार्टमेंट में अस्थाना साहब के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थीं, जैसे वो कहानी वाकई सच हो। विकास ने उनकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई तो उन्होंने 2 घूंट पी लिए। और फिर आपकी कहानी का हीरो उस विक्की को मार डालता है, करेक्ट? विकास ने कहा तो वो सर दाएं बाएं हिलाते हुए बोले, नहीं अभी नहीं,
अभी तो इस कहानी में वो होना है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, उसी पल उन दोनों की मौत जरूर मुकर्रर कर दी गई थी। विकास देख पा रहा था कि अस्थाना साहब की आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। यकीनन ये कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली थी, कोई राज जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी था। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1102 चेन्नई मेल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। लोनावला रेलवे स्टेशन पर इस अनाउंसमेंट के कुछ मिनट बाद ही ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लेकिन ट्रेन कुछ खाली हो गई थी। सरकारी नौकरी के भर्ती इम्तिहान वाले सारे नौजवान लोनावला स्टेशन पर उतर गए थे। ट्रेन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और प्लेटफॉर्म से आती आवाजें धीरे धीरे कम हो गईं। A3 कंपार्टमेंट में अस्थाना साहब के सामने वाली सीट खाली थी। विकास अभी अपनी सीट पर नहीं था। अस्थाना साहब किसी गहरी सोच में डूबे थे। तभी कंपार्टमेंट का दरवाजा स्लाइड हुआ। विकास अपने भीगे हाथों को रुमाल से पोंछता हुआ अंदर आया और सीट पर बैठते हुए बोला, सॉरी जी, तो बताइए फिर क्या हुआ? क्या सुचित्रा का पति अफसाना के यहाँ गया पार्टी में? विकास ने रुमाल जीन्स की जेब में रखते हुए पूछा तो अस्थाना साहब मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल गया, वो तो जानना चाहता ही था। उन्होंने किताब वापस उठाई और एक खास पन्ना जिसको मोड़ के रखा था उसे देखकर पढ़ने लगे। मैं पार्टी में पहुंचा तो वहां रौनकें बिखरी थीं। सोसाइटी अपार्टमेंट के बीच बने पार्क में अरेंज की गई उस पार्टी में खूबसूरत सजावट थी। एक तरफ खाने पीने का इंतजाम था और दूसरी तरफ एक डीजे का इंतजाम था। वहाँ तेज म्यूजिक के साथ लाल पीली लाइट जलती बुझती थी। मैं सुचित्रा के साथ मेन गेट से दाखिल हुआ तो अफसाना मेन गेट पे ही खड़ी थी। आइए आइए, वेलकम, उसने मुस्कुरा के कहा और सुचित्रा को धीरे से गले लगाया। मैंने अफसाना को इससे पहले अपनी शादी में देखा था, काफ़ी बदल गई थी वो। खैर, केक कटा, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग हुआ, खाना पीना शुरू हो गया, लेकिन मैं एक किनारे बैठा उस चेहरे को ढूंढ रहा था जिसके वहाँ होने का मुझे पूरा शक था। और मेरा शक सही भी निकला। मैंने देखा कि सुचित्रा डीजे फ्लोर के पास खड़ी मुस्कुरा रही है। मैंने डीजे पे गौर से नज़र डाली तो चौंक गया। डीजे विक्की था। ट्रेन में एक चुभती हुई खामोशी थी। विकास अस्थाना साहब को गौर से देख रहा था। क्या कहानी के हीरो को इसके अलावा भी कोई सबूत मिला? उसने पूछा तो उन्होंने आहिस्ता से सर हिलाया और बोले, हाँ मिला, वो सबूत जिसके बाद कुछ सोचने समझने को बाकी नहीं रहा। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे पढ़ना शुरू किया। वो 22 दिसंबर की तारीख थी। दुनिया क्रिसमस और नए साल की तैयारियों में मशगूल थी। मेरी बीवी सुचित्रा तकरीबन हफ्ते भर अपनी काठगोदाम वाली मामी के घर रह के 2 दिन पहले ही आई थी। दोपहर को घर के लैंडलाइन पे एक फ़ोन आया। फ़ोन मसूरी के किसी होटल से था। सर, मैं ब्लू लगून होटल से बोल रहा हूँ। आपने कुछ दिन पहले हमारे यहाँ स्टे किया था। दिस इज़ अ फीडबैक कॉल। क्या आप अपने होटल स्टे से सेटिस्फाइड हैं? एनी सजेशंस? जैसे सूखा हुआ कोई पत्ता तेज हवा से कांप जाता है, मेरा जिस्म वैसे ही कांप रहा था। मैंने फौरन उस होटल का एड्रेस लिया और उसी शाम मसूरी के लिए निकल गया। अगले दिन जब मैं गुस्से से कांपता हुआ होटल के रिसेप्शन पे पहुंचा और उनका एंट्री रजिस्टर देखा तो कमरा नंबर 307 में 2 नाम थे, सुचित्रा और विक्की। बस यही वो पल था जब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं विक्की को ऐसी मौत दूंगा कि दुनिया में किसी और की पत्नी बेवफाई करने के पहले 100 बार सोचेगी। विकास ने देखा कि अस्थाना साहब की आंखों में एक हैवानियत नजर आ रही थी। उन्होंने किताब के पन्ने पलटे और आगे पढ़ना शुरू किया। इंतकाम से बढ़कर दुनिया में कोई नशा नहीं होता। अपने दुश्मन को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखने का जायका कुछ और ही है। वो जायका मैंने चखा नए साल के जश्न की पार्टी पे, जो मैंने खास तौर पे विक्की की मौत के लिए सजाई थी। मैंने अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ एक छोटी क्रूज बोट पर पार्टी ऑर्गेनाइज की। विक्की को डीजे के तौर पे इनवाइट किया। हैप्पी न्यू ईयर सर, हाथ में ग्लास लिए झूमते हुए विक्की ने मुझसे कहा था, अपनी मौत के कुछ घंटे पहले। 12 बजे के बाद जब नशा सभी पे हावी हो गया, सभी थक गए, मैंने विक्की से कहा, विक्की सुनो यार, कुछ बात करनी है तुमसे, आओ जरा मेरे साथ।
मैंने कहा तो वो मेरे साथ आया और हम बोट के उस हिस्से में पहुंच गए जहां हल्का अंधेरा था और सन्नाटा भी। हैप्पी न्यू ईयर विक्की, मैंने कहा तो वो मुस्कुराया। सेम टू यू सर। लेकिन यहाँ क्यों? उसने दाएं बाएं देखते हुए कहा तो मैंने कहा कमाल के आर्टिस्ट हो यार तुम। हाँ सर, ये डीजेइंग भी आर्ट तो है, वो बोला। तो मैंने करीब आके कहा नहीं 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 नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो उसने घबरा के पूछा तो मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा दूसरे की बीवी को अपना बना लेना भी तो आर्ट है, नहीं? मैंने कहा तो वो ऐसा घबराया जैसे उसकी चोरी पकड़ ली हो मैंने। क्या क्या मतलब सर, आप कहना क्या चाहते हैं? शट अप! कहते हुए मैंने उसके गाल पे जोर का थप्पड़ मारा। वो गिड़गिड़ाने लगा। सर मैंने तो, आई एम सॉरी सर, मैं सच कह रहा हूँ, शुरुआत मेरी तरफ से नहीं हुई, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था सर। वो तो सर प्लीज छोड़ दीजिए मुझको सर। कहते हुए वो भागने लगा। तभी मैंने वहां पहले से छुपाया हुआ लोहे का रॉड उठाया और उसके सर पे दे मारा। विक्की जमीन पे गिर गया, खून से लथपथ, लेकिन सांसें चल रही थीं। मैं उसके सीने पे बैठ गया और उसका गला अपनी दोनों हथेलियों के बीच कसने लगा। वो तड़प रहा था। उसने मेरी कलाई को कस के पकड़ लिया, इतनी तेज कि उसके नाखून मेरी कलाई की खाल पर नोच रहे थे, लेकिन मैं उसका गला दबाता रहा। कुछ 1.5 मिनट लगा होगा। उसका हाथ एक तरफ गिर गया। मैंने मुआयना किया तो उसकी सांस रुक गई थी। वो मर चुका था। उस अंधेरे में मैं उसे शिप के किनारे तक ले गया, लेकिन मैं जानता था कि बॉडी पानी में फेंका तो कुछ वक्त बाद ऊपर तैरने लगेगी। उसका इंतजाम भी मैंने कर रखा था। मैंने उसकी बॉडी को एक जाली में लपेटा, वही चिकन वायर जिससे हम पोल्ट्री फार्म का घेराव करते हैं। तार से बनी हुई उस जाली में विक्की की बॉडी और 2 भारी पत्थर लपेटे और पानी में फेंक दिया। खेल खत्म। दैट्स अमेजिंग, विकास ने मुट्ठियां कसते हुए कहा। बॉडी डिकम्पोज होने पे ऊपर नहीं आएगी और जाली की वजह से मछलियां वगैरह बॉडी को खा लेंगी, राइट? उसने अस्थाना साहब की तरफ देखकर पूछा तो वो फख्र से अपनी मूंछों को ताव देते हुए मुस्कुराए। उस पल अस्थाना साहब की कलाई पर एक खरोंच का निशान आस्तीन से झांक रहा था। वो बोले, और इस तरह मेरी कहानी का हीरो अपना इंतकाम मुकम्मल करता है, वो भी इस परफेक्शन से कि ना पुलिस को डेड बॉडी मिलती है, ना कोई केस बनता है, और सजा का तो कोई सवाल ही नहीं। उन्होंने पैर पर पैर रखते हुए कहा, है ना द परफेक्ट मर्डर। दोपहर के 3 बज रहे थे। दूर तक फैली हरियाली बारिश में धुली धुली लग रही थी। लहराते हुए खेत, टूटे हुए मकान, दूर खड़े पहाड़, सब एक रवानी में बहते हुए लग रहे थे, उसी कहानी की तरह। तो कहिए थ्रिलर एक्सपर्ट साहब, अस्थाना साहब ने विकास की तरफ मजाहिया अंदाज में कहा, मेरी कहानी में कोई नुक्ताचीनी करेंगे आप या मानेंगे कि परफेक्ट है? पानी की बोतल को होल्डर में रखते हुए विकास ने कहा, सर मैं कहूँगा कहानी बहुत उम्दा है, सच्ची है, झूठी है, आई मीन जैसा कि लोग कहते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन है ज़बरदस्त। हालांकि कहते कहते वो रुक गया। हालांकि क्या? बोलो, अस्थाना साहब ने पूछा तो उसने मुस्कुराकर किताब अपने हाथ में ले ली और कहा, हालांकि मैं इसे परफेक्ट मर्डर नहीं मानता। परफेक्ट मर्डर तो वो है जब दुश्मन का खेल ख़त्म भी हो जाए और हाथ पे खरोच भी ना आए। विकास के कहते ही अस्थाना साहब ने हड़बड़ाते हुए आस्तीन से कलाई छुपाने की कोशिश की। विकास को गौर से देखते हुए एक घूंट पानी पिया और खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन खड़की प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी। अनगिनत चेहरों की भीड़ बदहवासी लपेटे हुए आती जाती ट्रेनों को ताक रही थी। अस्थाना साहब ने वापस आत्मविश्वास समेटते हुए कहा, तो तुम ही बता दो कि अगर तुमने ये कहानी लिखी होती तो तुम्हारी कहानी का किरदार परफेक्ट मर्डर कैसे करता? मैं भी तो सुनूं। विकास ने किताब किनारे इस तरह रख दी जैसे इसकी उसको ज़रूरत ही नहीं। मुस्कुरा के बोला, ठीक है अस्थाना साहब, सुनाता हूँ, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं, शॉर्टकट में सुनाऊंगा। इस दार ओके? हाँ ठीक है, शुरू तो करो। अस्थाना साहब ने गर्दन झटकते हुए कहा तो विकास ने गहरी सांस ली और बोला, शुरुआती कहानी तो वैसी होगी जैसी आपने सुनाई,
मुझे एक रोज़ पता चलता है कि मेरी बीवी का उसके कॉलेज के किसी जूनियर के साथ अफेयर है। वो लड़का विक्की मेरी बीवी को और उसकी एक सहेली को गिटार सिखाता है। मैं विक्की और उसकी बीवी पे नज़र रखता हूँ और छुप के उनकी बातें भी सुनता हूँ। मेरी वाइफ की सहेली के हस्बैंड, जिनका नाम है, कोई भी नाम दे देते हैं, चलिए अमरीश अस्थाना ही सही। अस्थाना साहब अपना नाम सुनकर मुस्कुराए और पीछे होकर हाथ बांध कर बैठ गए। विकास ने आगे कहा, तो कैरेक्टर्स में कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से बताता हूँ। मेरी पत्नी का अफेयर गिटारिस्ट विक्की के साथ, मेरी पत्नी की एक सहेली है और उसके पति का नाम है अस्थाना। मैं विक्की को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा था, बस मुझको एक मौके की तलाश थी। लेकिन एक रोज़ जब मैं ऑफिस से लौटा तो मैंने रोज़ की तरह कान लगा के अपनी बीवी और विक्की की बातें सुनी। विक्की मेरी बीवी से कह रहा था, यार ये सुचित्रा का पति अस्थाना बहुत अजीब है, बेवजह शक करता है। उसे लगता है कि मेरा और उसकी बीवी सुचित्रा का अफेयर है, जबकि हम दोनों मुस्कुराते सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां तुम्हारी बात होती है। मेरी बीवी ने विक्की का हाथ अपने हाथ में लिया और चूमते हुए कहा, वो तो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है, शक तो करेगा ही। विक्की ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी मुझे पता चल जाता है कि वो दरवाजे की आड़ लेके हमारी बातें सुनता है, बड़ा डर लगता है। उस रोज मुझे पता चला कि भले गिटारिस्ट का अफेयर मेरी बीवी के साथ था, लेकिन मेरी बीवी की सहेली के हस्बैंड अस्थाना साहब को लगता था कि उस गिटारिस्ट का अफेयर उसकी बीवी के साथ है। मैंने अस्थाना साहब के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाई तो पता चला कि आदमी चालू है, लेकिन उतना नहीं जितना खुद को समझता है। और उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि विक्की के कत्ल का नेक काम मैं अपने हाथों से नहीं, अस्थाना साहब के हाथों करवाऊंगा। खेल खत्म हो जाएगा और मेरे हाथ पे खरोंच भी नहीं आएगी। चेन्नई मेल खड़की के खूबसूरत रास्तों से होकर गुजर रही थी। दूर तक फैली जमीन और आसमान उन तमाम हरियाली भरे खेतों के पीछे एक जगह पर मिल रहे थे। बाहर का शोर एसी कंपार्टमेंट A3 के अंदर आते आते हल्की हलचल में बदल रहा था। विकास की कहानी सुनते सुनते अस्थाना साहब की आंखों की चमक और चेहरे की हैरानी बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ अस्थाना साहब? विकास ने शरारत से कहा। आप शौक में क्यों आ गए? ये तो महज कहानी है और कहानी मेरी है, मैं जो चाहे करूं, है कि नहीं? अस्थाना साहब अपना खुला हुआ मुंह बंद करते हुए बोले, हाँ हाँ आप सुनाइए, कोई बात नहीं। विकास मुस्कुराया और बोला, तो प्लानिंग तो मैं पूरी कर चुका था, लेकिन मुझे चाहिए था एक मौका। और ये मौका मुझे उस दिन मिला जब मेरी बीवी अफसाना ने एक दिन मुझसे कहा कि वो बेटी की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मार्केट जाकर कुछ सामान लाना चाहती है। मैं जानता था कि वहां अफसाना से मिलने विक्की जरूर आएगा और यह भी जानता था कि अस्थाना साहब अपनी बीवी सुचित्रा पर नजर जरूर रखवा रहे होंगे। इसलिए मैंने अफसाना से कहा, हाँ चली जाओ, लेकिन यार वो गाड़ी खराब है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती, अपनी दोस्त सुचित्रा को फोन कर दो, उसकी गाड़ी में चली जाओ, तुम्हें कंपनी भी मिल जाएगी। मेरा तीर निशाने पर बैठा। मेरी बीवी अफसाना जब सुचित्रा के साथ उसी की गाड़ी में बैठकर मॉल पहुंची तो अस्थाना साहब का ड्राइवर नजर रख रहा था। उसने विक्की को वहां देखा और फौरन अस्थाना साहब को बता दिया। क्या हुआ, आप कहाँ खो गए अस्थाना साहब? इट्स जस्ट अ स्टोरी। विकास ने अस्थाना साहब की तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहा तो उनके परेशान चेहरे पर नकली मुस्कुराहट आई और विकास आगे बोला, जो कुछ हुआ वो एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के मन में शक का बीज बोने के लिए काफी था और यही वक्त था अगले कदम का। एक रोज अस्थाना साहब की बीवी सुचित्रा जब मेरे घर पे आई तो मैंने मौका पाकर उसके बैग से उसका फोन निकाल लिया। उसके जाने के बाद मैंने अपने नंबर से 39 बार उसके फोन पे मिस्ड कॉल दी और फिर अस्थाना साहब के घर जाकर नौकर को ये कहा कि ये फोन अपने मालिक को दे देना। मालिक इसलिए कहा ताकि वो फोन अस्थाना साहब को ही दे। ऐसा ही हुआ भी। थोड़ी देर बाद मेरे नंबर पे एक अननोन नंबर से कॉल आया। आवाज अस्थाना साहब की थी। उन्होंने पूछा, हेलो कौन? मैंने कहा, मैं विक्की। आप कौन? हेलो। दूसरी तरफ से फिर कोई आवाज नहीं आई। चेन्नई मेल अपनी पूरी रफ्तार से पटरियों पर भाग रही थी, शायद उससे भी तेज जितना तेज अस्थाना साहब की रगों में हैरानी दौड़ रही थी। विकास अपना हैंडबैग किनारे रखते हुए बोला, तो भाई फिर आई पार्टी वाली रात। मेरी बीवी अफसाना इतनी बेवकूफ नहीं थी कि वो पार्टी में अपने आशिक विक्की को भी बुलाए। उसे पता था कि मेरी मौजूदगी में विक्की का उसके साथ होना शक पैदा कर सकता है, इसलिए उसने मेहमानों की लिस्ट में विक्की का नाम नहीं लिखा। लेकिन मैं जानता था कि अस्थाना साहब जरूर आएंगे,
इसलिए मैंने अफसाना से कहा, सुनो वो सारे इंतज़ाम तो हो गए, डीजे का देख रहा हूँ, 2-3 जगह पता किया, बहुत महंगा है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, वो क्या नाम है उसका, विक्की, उसको बुला लो, वो भी तो पार्ट टाइम डीजे करता है, तुम्हारे कॉलेज का जूनियर है, कुछ तो डिस्काउंट देगा। अफसाना को और क्या चाहिए था, उसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई। उसने उसी वक्त विक्की को कॉल किया और पार्टी में इनवाइट कर दिया। और पार्टी में बिल्कुल वही हुआ जो मैंने सोचा था। अस्थाना साहब ने विक्की को देखा और उनका शक यकीन में बदल गया। धड़धड़ाती ट्रेन में अस्थाना साहब के चेहरे के तेवर अब बदलने लगे थे। वो कभी विकास को देखते, कभी बेल्ट सीधी करने के बहाने उठ खड़े होते। जिसमें बेचैनी दौड़ने लगी थी। विकास ने कहा, चाय पिएंगे? उन्होंने जल्दी से ना में सर हिलाया और बोले, तुम आगे सुनाओ। विकास मुस्कुराया और बोला, ठीक है। उसने आगे कहा, तो अस्थाना साहब के मन का शक मैंने यकीन में बदल दिया, लेकिन किसी के हाथों किसी का कत्ल करवाने के लिए काफी नहीं था। कत्ल करवाने के लिए चाहिए बेहिसाब नफरत और बेहिसाब गुस्सा। तो इसके लिए मैंने चला अपना आखिरी दांव। नए साल के आसपास मैंने अफसाना से कहा कि चलो मसूरी घूम के आते हैं। मैं जानता था कि अफसाना को मेरे साथ वेकेशन जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो चालाक थी, जानती थी कि मना करेगी तो मेरे मन में शक पैदा करेगी। तैयार हो गई। मैं, अफसाना और बेटी मसूरी के होटल ब्लू लगून में रुके और वापस आ गए। कुछ दिन बाद मैंने एक पब्लिक फ़ोन से अस्थाना साहब को कॉल किया और उनसे होटल की सर्विस का फीडबैक मांगा। गुस्से की आग में जलता हुआ एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ये भूल गया कि अगर कोई किसी के साथ नाम बदल के होटल में स्टे करेगा तो कम से कम अपने घर का फ़ोन नंबर तो सही नहीं लिखेगा ना। खैर, उन्होंने होटल का एड्रेस पूछा और भागे भागे होटल पहुंचे। रिसेप्शन पे जाके एंट्री रजिस्टर चेक किया तो उनको वहाँ वही नाम दिखा जिस नाम से मैं अपनी बीवी के साथ रुका था, विक्की और सुचित्रा। चाय चाय। दरवाजे पर चाय वाले ने दस्तक दी तो विकास बोला, नहीं चाय नहीं चाहिए। अस्थाना साहब, जिनका गला सूख गया था, बोले, ले लेते हैं भैया, दे दो चाय। थोड़ी देर बाद अस्थाना साहब चाय हाथ में लिए एक टक विकास को देख रहे थे। उसने हाथ से इशारा करते हुए मुस्कुरा कर कहा, चाय पीजिए, इट्स जस्ट अ स्टोरी। या ऑफ कोर्स। कहते हुए अस्थाना साहब ने घबराए हुए चाय से चुस्की ली। विकास आगे बोला, तो बस इसके बाद मैं पैर पे पैर रख के आराम से बैठ गया, क्योंकि बाकी का काम तो अस्थाना साहब करने वाले थे। और वैसा ही हुआ भी। जनवरी महीने में मुझे पता चला कि विक्की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई है। पुलिस ने बहुत तलाश किया लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। मैंने मन ही मन अस्थाना साहब को शुक्रिया किया। मेरे दुश्मन का खेल खत्म हो गया था और मेरे हाथ पे खरोंच भी नहीं आई थी। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल द परफेक्ट मर्डर। अस्थाना साहब के हाथ में ठंडी हो चुकी चाय का कप था। चेहरे पे बदहवासी थी और आंखों में लाली। पिछले आधे घंटे में एक बार भी उन्होंने अपनी मूंछों को ताव नहीं दिया था। विकास ने खिड़की से बाहर देखा तो पुणे रेलवे स्टेशन आ गया था। बाहर प्लेटफॉर्म की हलचल का शोर आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ने लगा था। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1107 चेन्नई मेल पुणे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। मराठी के बाद हिंदी में अनाउंसमेंट हुआ। तो अस्थाना साहब, मेरा स्टेशन तो आ गया। विकास ने अपना ट्रॉली बैग सीट के नीचे से खींचते हुए कहा, मैं तो यहीं उतर जाऊंगा, आप शायद आगे जाएंगे। सोचिएगा और फैसला कीजिएगा कि किसकी कहानी में मर्डर परफेक्ट था। आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ स्टोरी। हाँ, क्यों नहीं। वेल, इट वाज नाइस मीटिंग यू विकास। अस्थाना साहब ने हड़बड़ाते हुए कहा तो विकास बोला, सेम हियर। वैसे तो मेरी आज रात मस्कट की फ़्लाइट है, लेकिन दुनिया बहुत छोटी है अस्थाना साहब, किस्मत में लाएगी तो फिर मिलेंगे। गुड बाय। ज़िंदगी में कुछ लोग इस तरह आते हैं कि हमारी ज़िंदगी में उनकी छोटी सी झलक हमेशा याद रहती है। अस्थाना साहब भी विकास को जाते हुए देख रहे थे, लेकिन ये छोटा सा सफ़र वो कभी भूलने वाले नहीं थे। विकास के जाने के बाद वो अपनी सीट पर कुछ देर आंख बंद करके बैठे रहे और फिर जब ट्रेन चलने लगी तो आंख खोली और सर जोर से दाएं बाएं घुमाया। उन्होंने गाल फुलाकर एक गहरी सांस बाहर फेंकी।
भवें ऊंची करते हुए आंखें फैलाईं। थोड़ी देर पहले जो हुआ था उसकी एक एक झलक अब तक उनके जहन में कौंध रही थी। थैंक गॉड इट वाज जस्ट हिज स्टोरी। वो बुदबुदाए और पास रखा अखबार उठाकर दोबारा पढ़ने लगे। हालांकि बार बार उनके जहन में विकास की बातें गूंज रही थी, लेकिन वो खुद को अखबार में उलझाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ आधे घंटे के सफ़र के बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची। अस्थाना साहब ने अखबार से झांकते हुए खिड़की के बाहर देखा तो दौंड स्टेशन था। उन्होंने नज़र घुमाई और अखबार किनारे रखकर खिड़की से बाहर आती जाती भीड़ को देखने लगे। तभी एक आहट हुई तो उन्होंने पलट कर देखा। एक नौजवान था जिसने एक लैपटॉप बैग ले रखा था। हेलो, उसने कहा तो अस्थाना साहब ने भी हेलो के इशारे में सर हिला दिया। उस 34-35 साल के शख्स ने अपना सामान वगैरह सेट किया और उनकी सामने वाली सीट पे बैठ गया। द परफेक्ट मर्डर, ये कौन राइटर है? उसने सीट पे रखी अस्थाना साहब की नॉवेल उठाने की कोशिश करते हुए कहा तो अस्थाना साहब ने फौरन किताब खींच ली। है कोई नहीं, बहुत एवरेज है, उन्होंने जल्दी से किताब बैग में रखते हुए कहा। कुछ देर कंपार्टमेंट में खामोशी रही। फिर वो लड़का बोला, काफ़ी भीड़ थी आज, वो कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम था। जी जी, अस्थाना साहब ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा। वो फिर बोला, मेरे को तो कल्याण से ही चढ़ना था, टिकट वहीं से थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पे भीड़ इतनी थी कि ट्रेन ही मिस हो गई। अस्थाना साहब फिर चौंके। क्या आपका टिकट कल्याण से था? उन्होंने पूछा तो वो बोला, जी बाय कार यहाँ तक आया तब जाके ट्रेन पकड़ पाया, वरना चेन्नई पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता। क्या नाम है आपका? अस्थाना साहब ने हड़बड़ाते हुए पूछा तो वो बोला, विकास यादव। अस्थाना साहब के कानों में यह नाम बहुत देर तक गूंजता रहा। उन्होंने सर पकड़ लिया। अगर विकास यादव ये है तो वो कौन था? कौन था वो? ये सवाल उनके जहन में शोर कर रहा था। उन्हें उस शख्स की एक एक बात याद आ रही थी। उसकी मुस्कुराहट की एक एक झलक अस्थाना साहब के जहन में किसी फिल्म की तरह चल रही थी। आर यू ओके सर? नए वाले विकास यादव ने पूछा, जो उनका अखबार अपने हाथों में लेकर पढ़ रहा था। अस्थाना साहब ने इशारा किया कि वो ठीक है तो वो वापस अखबार पढ़ने लगा। तभी उनको याद आया कि उस शख्स ने अखबार पर कलम चलाने की कोशिश की थी और ये कहा था कि पेन चलाने की कोशिश करते वक्त 99% लोग अपना नाम ही लिखते हैं। अस्थाना साहब ने बिना कुछ कहे सामने बैठे लड़के से अखबार छीन लिया तो वो हड़बड़ा गया। फिर जल्दी से अखबार का पहला पन्ना देखा तो वहां कलम की रुकी रुकी स्याही में लिखा था, तौकीर। बस इतनी सी थी ये कहानी।